हेलो क्लास 8 के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ सोशल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है, सभी मॉडल पेपर्स है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखिए 50 नंबर का आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव रहेंगे है ना, तो बताइए, बताते जाइए फटाफट से। पता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, कौन थे आखिर भारत के पहले गवर्नर जनरल? क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स थे? कौन थे? तो बोलेंगे वॉरेन हेस्टिंग। ये पूछा गया सवाल है कि नहीं, है ना? तो क्या वॉरेन हेस्टिंग्स थे? ठीक है, ये 1773 में क्या बनते हैं? 1773 में बनते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बताइए जेम्स विल कहाँ का निवासी था? ठीक है, जेम्स विल कहाँ का निवासी था? क्या वो इंग्लैंड का था, क्या वो स्कॉटलैंड का था, क्या वो फ्रांस का था, या फिर क्या वो जर्मनी का था? तो कहाँ का निवासी था? वो एक स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, इसने क्या किया था, जेम्स विल ने क्या किया था, ब्रिटिश इंडिया के इतिहास पर किताब लिखी थी। चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ठीक है, राज्य हड़प नीति, राज्यों को हड़पने की जो नीति थी वो किसने स्टार्ट की थी? क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, लॉर्ड वेले जली था, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये क्या था, ये है ना राज्य हड़प नीति अपनाता है, यानी कि जिस राज्य के राजा का जो है ना कोई बेटा अगर नहीं होगा, ठीक है, तो उस राज्य को ये लोग हड़प लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? पता ये भी पूछा हुआ सवाल है, कहाँ का शासक था? ये बंगाल का था, अवध का था, मैसूर का था, या फिर हैदराबाद का था? तो कहाँ का था? मैसूर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर भी उसको बोला जाता है, मैसूर का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल में, बिहार में, मद्रास और मुंबई में, दिल्ली और पंजाब में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था, किसानों को ही सीधा जमीन का मालिक बना दिया जाता है, जो बीच के बिचौलिए थे उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इस रेतवाड़ी व्यवस्था में क्या था ना, कि जो किसानों को जो जमीन तो दे दी जाती है, लेकिन जो टैक्स था, जो कर था, वो बहुत ही ज्यादा लगा दी जाती है, यानी कि 50% टैक्स लगा दी जाती है। जितना भी फसल उत्पादन होगा 50% आपको किसको देना पड़ेगा? अंग्रेजों को देना पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम था इसमें। यहाँ पे देखिए महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस जली ने, या फिर होल्ट मैकेंजी ने? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों का नाम कुछ ज्यादा ही आप लोगों को याद करना पड़ता होगा, इनका नाम भी काफी डेंजर होता है ना, याद करने में परेशानी होती होगी। ठीक है, लेकिन नाम सुनते सुनते हो सकता है आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, तो कौन था ये? मोल्ट मैकेंजी थे। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया था, एक गांव गांव के ही पूरे के पूरे गांव का ना एक मुखिया बना दिया जाता था, और पूरा गांव का जो टैक्स है उसी को कलेक्ट करने के लिए बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे हर व्यक्ति को अलग अलग टैक्स मतलब अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता ना, पूरा गांव को एक इकट्ठा, पूरा गांव से एक बार टैक्स लेता था अंग्रेज, है ना, और वहां का मुखिया सभी से टैक्स कलेक्ट करता था। यहाँ पे देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था? ये भी पूछा सवाल है, कब हुआ था? 1831-32, ठीक है, 1855, 1895, ठीक है, 1857। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर है। आप सभी को पता है, पहले आप लोगों ने देखा होगा तो, है ना। तो 1831-32 ईस्वी में क्या हुआ था? कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर के एरिया में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या बिरसा मुंडा ने किया? ठीक है, सिद्धू और कान्हू, है ना, सिद्धू और कान्हू ने, या फिर तिलका मांझी ने, या फिर नीलांबर पीतांबर में? तो आप सभी को पता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व है ना सिंधु कान्हू ने किया था, सिंधु और कान्हू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह कब कब हुआ था? एक तरीके से तो 1855 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये भी आप लोगों को बताया गया था, कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है, और कब स्थापित की गई थी? क्या वो मद्रास है, मुंबई है, बंगाल है, या फिर सूरत है? ठीक है, मुंबई में, यानी उस समय बंबई बोला जाता था। ठीक है, तो बंबई में स्थापित की गई थी, आप सभी को बताया गया था। कब स्थापित की गई थी? तो 1854 में, है ना, बार बार आप लोग को बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का ऑलरेडी आ चुका है ना। 1857 क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? इस क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है? क्या इसको हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? क्या इसको उल गुलान या फिर कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता? तो सिपाही विद्रोह, सिपाहियों ने किया था, है ना। आप सभी को इसके बारे में बताया गया था, है ना, किस तरीके से चर्बी वाले कारतूस का जो अफवाह है
उसके वजह से ये क्या होता है, ये विद्रोह स्टार्ट करते थे सिपाही लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? ठीक है, अब रांची में किसने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? क्या वो बिरसा मुंडा ने किया? क्या क्या वो विश्वनाथ सहदेव ने किया? क्या वो सिंधु और कान्हू, है ना, या फिर नीलांबर पीतांबर? तो किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किया था, है ना। आप सभी को बताया गया था विश्वनाथ सहदेव ने 1857 क्रांति का नेतृत्व रांची में किया था। और इसी की वजह से क्या होता है, फिर 1858 में इनको फांसी दे दी जाती है ना, 1858 में। ठीक है, ठीक इसका 1 साल के बाद 1857 क्रांति होती है। ठीक है, 1858 में इनको फांसी रांची में ही दे दी जाती है। वहाँ का जो जिला स्कूल के सामने ही एक पेड़ में दी जाती है। ठीक है, और फिर वो जो जिला स्कूल है ना, फिर बाद में इसी के नाम से रख दिया गया, विश्वनाथ सहदेव, शहीद विश्वनाथ सहदेव के नाम से ही फिर उस स्कूल का नाम रख दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? किसने की शांति निकेतन की स्थापना? बताइए। महात्मा गांधी ने, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि नहीं है ना। महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, किसने किया था? तो बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उम्मीद करता आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन का उत्तर सही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पूछे सवाल, यहाँ पे देखे सवाल लग रहा है ना। कुछ सवाल सिर्फ नया है, बाकी सब क्या है, देखे सवाल लग रहा है। देखिए यहाँ पे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी पूछा सवाल है ना। किसे कहा जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति, ठीक है, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को, ठीक है, विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को, या फिर विलियम एडम की रिपोर्ट को। ठीक है, तो किसको बोला जाता है? चार्ल्स वुड। आप लोग को है ना, आप लोग को ये वुड को याद रखना है ना, वुड या वुड्स। ठीक है, इसको हम लोग है ना वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। ठीक है, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच को याद रखना है, वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं इसको, या फिर चार्ल्स वुड की नीति पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी भारतीय शिक्षा में काफी अच्छे तरीके से बदलाव इसके बाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है, ये भी बताया गया सवाल है ना। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जाता है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है, या फिर लॉर्ड विलियम बैटिंग को जाता है? तो किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग को जाता है। आप सभी को पता है राजा राममोहन राय ने इस पर काफी प्रयास किया था, और उसके बाद ही इस प्रथा को लागू किया गया था ना, मतलब इस प्रथा को दूर किया गया था, एक तरीके से खत्म किया गया था। यहाँ पे देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? 1829, ठीक है, 1872, 1856 या फिर 1899? ठीक है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह ने 1856, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो ग है ये बिल्कुल सही होगा। 1856 में लागू किया गया था। आप सभी को पता है हिंदू पुनर्विवाह, मतलब पहले है ना हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी हिंदू कानून के मुताबिक, लेकिन फिर इसको हटा करके उसको अनुमति दी गई थी कि विधवा लोग भी पुनर्विवाह कर सकते हैं। कब? 1856 में। और किसके प्रयास से? आपको सभी को पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये किया गया था। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्या वो केशव चंद्र सेन थे, स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे? तो बिल्कुल इस सही उत्तर आप लोगों ने दिया है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग, है ना, दयानंद सरस्वती। ये भी आप लोगों को बताया गया था। वेदों की तरफ लौटो इनका नारा था एक तरीके से। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन पारसी समाज, ठीक है, पारसी एक अलग धर्म होता है, ठीक है, ये जो पारसी है ना, पारसी अलग धर्म, जैसे कि क्या बोलते हैं रतन टाटा जी है ना, तो वो सब क्या है? पारसी है। ठीक है, जमशेद जी है ना, वो सब क्या है? वो पारसी समुदाय के आते हैं। ठीक है, तो पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे, कौन थे वो? सर सैयद थे, ठीक है, ज्योतिराव फूले, दादा भाई नौरोजी, या फिर आत्माराम पांडुरंग? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पारसी गलत धर्म होते हैं, पारसी के ही थे ये। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, कौन था? क्या लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो था? ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि लॉर्ड इरविन था या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू था? ठीक है, तो गवर्नर जनरल भारत बंगाल विभाजन यानी बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, तो उस समय ना लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बंगाल विभाजन एक तरीके से 1905 ईस्वी में होता है। ठीक है, इस समय लॉर्ड कर्जन क्या था? वहां का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया? कितना आसान सा सवाल है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? है ना, डू और डाई। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो बहुत ही आसान सवाल, इसका जवाब होगा महात्मा गांधी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का। कब दिया था? आप सबको पता है ना,
कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होती है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरुआत होती है। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मुंबई में ये नारा दिया था, करो या मरो का, है ना, कि अब या तो करो यानी विरोध प्रदर्शन करो, है ना, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से क्रांति करो, नहीं तो फिर मरो अंग्रेजों के नीचे दब करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देखिए, मतलब क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कप्तान भारतीय हॉकी टीम के ना। ठीक है, पहले हॉकी में काफी जाना जाता है भारत को। पहले क्या अभी जैसे क्रिकेट में है ना टॉप पे, उसमें हॉकी में टॉप पे हुआ करता था, इसलिए अभी भी बहुत सारे लोग हॉकी को ही एक राष्ट्रीय खेल मानते हैं। ठीक है, हालांकि भारत को कोई राष्ट्रीय खेल है नहीं। ठीक है, तो कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, रूप सिंह थे, ठीक है, बालवीर सिंह थे, या फिर जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ये क्या थे? हॉकी टीम के कप्तान। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का बताइए, किस देश का? क्या वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, भारत का है, या फिर चीन का है? तो किसका है सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये तो कितना बार पूछा हुआ सवाल है ना, बताइए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितना बार पूछा गया? बताइए 7 है, 6 है, 8 है या 5 है? इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, कितना है? हालांकि एक बार आप लोगों से पूछा जा चुका है ना, ये सब आप लोग बता चुके हैं, आसान क्वेश्चन है, ये सब में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसका क्वेश्चन अभी आगे कुछ क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। बताइए भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बनता है? ये पूछा हुआ सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पे देखिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? कितने वर्षों के बाद होता है? जैसे कि अभी लोकसभा या विधानसभा जो चुनाव होता है, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, 2024 फिर कितने साल के बाद चुनाव होगा? फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेंगे कि वही बनेंगे, वो तो डिपेंड करेगा चुनाव में को जीतता कौन है। ठीक, कितने साल के बाद होता है? वो 5 साल के बाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 5 साल के बाद, हर 5-5 साल के अंतराल में क्या होता है? चुनाव, चाहे विधानसभा को चुनाव हो, जैसे कि मुख्यमंत्री जो चुनने वाला चुनाव होता है, या फिर लोकसभा को चुनाव हो, है ना, या जैसे प्रधानमंत्री जिसमें चुना जाता है एक तरीके से, तो वो 5-5 साल के अंतराल में होता है। ना सिर्फ ये चुनाव, बल्कि कोई भी सभी चुनाव है ना, मुखिया को चुनाव, सबका चुनाव है ना, 5 साल के अंतराल में ही होता है। यहाँ पे देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? अब प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री का नाम तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने बता दिया था ना। अब यहाँ बताना है प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम, है ना। क्या वो द्रौपदी मुर्मू है, क्या वो प्रतिभा सिंह पाटिल है, क्या वो सरोजनी नायडू है, या फिर इंदिरा गांधी है? ठीक है, इंदिरा गांधी तो पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, और अभी भी एक महिला राष्ट्रपति है, कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है वो, द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? प्रथम आम चुनाव जो होता है ना, सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्रता के बाद, 1947 में आजाद हुई थी भारत, उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या फिर 1947, 1950 या फिर 1953। तो 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1952 में सबसे पहली चुनाव होती है, आम चुनाव होती है। यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 27 में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? ये भी आप लोगों को पूछा हुआ सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है। कितनी है अधिकतम? क्या वो 543 है, 545 है, या फिर 552 है? तो उत्तर क्या, या फिर 250 है? तो उत्तर क्या होगा? 552। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग। ठीक है, ये क्या अधिकतम है? ठीक है, अधिकतम संख्या कहाँ की? लोकसभा में सदस्यों की संख्या की। लेकिन वर्तमान समय में आप लोग को 543 देखने को मिलेगा। ठीक है, अधिकतम 552 तय की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन है? ठीक है, शीर्ष न्यायालय मतलब जो सबसे ऊपर में, सबसे ऊंचा में बैठा हुआ है, शीर्ष न्यायालय कौन है? क्या वो उच्च न्यायालय है, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या वो जिला अदालत है, क्या वो अधीनस्थ न्यायालय है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसको सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये दिल्ली में, नई दिल्ली में है ना। जैसे कि अगर जिला अदालत गए, ठीक है, वहां पर का फैसला आपको पसंद नहीं आया तो आप उच्च न्यायालय गए, वहां का भी फैसला पसंद नहीं आया, तब आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, सबसे आखिरी मतलब सबसे ऊंचे में जो है इस न्यायालय के पास जाते हैं, और ये जो फैसला सुनाएगा वो फिर आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी भी आप लोग बताया गया था, बोलेंगे कि सर बताए थे 25 था, लेकिन 25 जब नजर नहीं आएगा तो आप लोग बताएगा तो 24 नजर आएगा तो 24 में टिक करना है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय 25 है, ये भी आप लोग याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ठीक है, ये भी कितना बार पूछा गया ना, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत को खत्म किया गया, किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, इसका उत्तर आप लोग बताइए, ठीक है। अनुच्छेद 17, 15, 29 या फिर 30, कौन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, इसका उत्तर आप बताइए, क्योंकि कई बार आप लोग से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड में कुल कितने प्रकार के जनजातियां निवास करती, कितने प्रकार के, 24 है, 26 है, 30 है या फिर 32 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ, ठीक है, 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई थी, यह भी कई बार बताया गया सवाल है ना। 1998 से 99 या फिर 1999 से 2000, 2000 से 2001 या 2001 से 2002। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 2000 से 2001, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, ठीक है। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को, ये भी पूछा हुआ सवाल है ना, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस जो होता है जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं ना, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, क्या वो 31 जुलाई को मनाया जाता है, क्या वो 31 मई को, क्या वो 31 मार्च को या फिर 30 अप्रैल को। तो ये भी आप लोगों को बताया गया था, कब, 31 मई को, ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग को तैयारी कैसे चल रही है जल्दी से बताइएगा, है ना। उम्मीद करता आप लोग रोज पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और नाइन्थ क्लास की तैयारी के बारे में आपको बताऊं, है ना, तो नाइन्थ क्लास की तैयारी के लिए भी कोर्स आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया, किसी भी चीज़ का जानकारी लेना, ठीक है, मिशन 2 से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी लेना हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, और उसकी जानकारी ले सकते हैं। कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेना हो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्लास 9 के लिए, आप लोग 8 में है, 9th में जाएंगे, ठीक है। तो 9th की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा, लाइव बैच दिया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी आपके क्लास 9 से। शुरू से पढ़ना अच्छा होता है ना, आखिर में पढ़ेंगे फिर बोझ लगता है पढ़ाई, शुरू से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज होगा, पैनल पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पे जो बताया जाएगा उसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा फ्री में, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सभी का क्लासेस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस बैच का नाम है प्रयास बैच, ठीक है। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है इसमें आप फोन करके पता कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो हम लोग वापस आते हैं अपना क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। भाई क्वेश्चंस कहाँ गया, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, ठीक है। बच्चा को भी मुसीबत में हो ना तो उसके हेल्पलाइन के लिए एक नंबर दिया गया, कौन सा नंबर वो, क्या वो 1091 है, ठीक है, 1967 है, 1998 या फिर 1950 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1998, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक। ये भी आप लोगों को बताया गया था पहले। अब देखिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला एक तो आनवीकरणीय संसाधन है ना, लेकिन यहाँ पे आनवीकरणीय आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नवीकरणीय दिख रहा है, चक्रीय दिख रहा है, अजैव दिख रहा है और जैव दिख रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कोयला में जान होती नहीं तो अजैव भी हो सकता है, लेकिन कोयला जो बनता है वो बोलेंगे भाई वो तो जीव जंतु पेड़ पौधे की अवशेष से एक तरीके से बनता है तो उसको जैव भी बोलते हैं, तो है ना, उसको हम लोग जैव में ही टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में ही हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, यानी कि जिस संसाधन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोयला वगैरह बहुत सारा कोयला खान से हम लोग कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग को पता है कितना कोयला निकलेगा, उसका इस्तेमाल भी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको संभाव्य संसाधन बोलेंगे, क्या उसको हम लोग वास्तविक संसाधन बोलेंगे, अज्ञात बोलेंगे या फिर परिवर्तनशील बोलेंगे, तो उसको है ना वास्तविक बोलेंगे, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसको हम लोग विकसित संसाधन भी बोलते हैं एक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। अब अभी नवीकरणीय के बारे में डिस्कस किया गया था ना, नवीकरण आने का आप लोगों को बताया गया था, क्या वो नवीकरणीय कोयला है, क्या पेट्रोलियम है, क्या जल है, क्या प्राकृतिक गैस है। तो बोलेंगे कोयला क्या है, कोयला नवीकरणीय नहीं है, ये तो अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है, ये सब खत्म हो जाएंगे, इसका स्टॉक जो है ना, इसका भंडार सीमित है, हम लोग ऐसा ही यूज करते रहे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जल जो है ना, ये प्रकृति क्या करता है, इसको पुनः पूर्ति कर देता है, बारिश वगैरह होती है, ठीक है। तो ये जल क्या एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जल क्या है नवीकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड में स्थित, ये भी कई बार पूछा गया है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है, किस जिले में, क्या वो पलामू में है, क्या वो सिमडेगा में है, क्या वो लातेहार में है, या फिर वो गुमला में, कहां पर है, इसका भी उत्तर आप लोग को देना है ना। चलिए हिंट तो आप लोग को फिर भी मिल गया होगा, है ना, क्या आप लोगों को पता, आप लोगों ने पिछले वीडियो से भी देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा सब चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, कौन निम्न से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, क्या वो वनोन्मूलन है, क्या वो समोच्च रेखीय जुताई है, क्या वो रक्षक मेखला है, या फिर फसल अपवर्तन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, ठीक है, कई बार नहीं बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना, जंगलों को हटाने के तरीके से, है ना। तो पेड़ काटेंगे तो मृदा संरक्षण तो नहीं होगा, है ना, मृदा संरक्षण के बजाय उल्टा होगा, मृदा का थोड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो मृदा संरक्षण का कौन सा उपाय नहीं है, वनोन्मूलन, यानी कि वनों को जो काटना है ना, वनों को जो काटा जा रहा है, ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, बल्कि मृदा को और खराब करने वाला उपाय एक तरीके से। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ पढ़ते हैं। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, ठीक है। वनाच्छादित कहने का मतलब है ना, झारखंड में जितने भी भूमि है, जमीन है, उसमें से कितना प्रतिशत जो भूमि है वो जंगलों से ढका हुआ है एक तरीके से, ठीक है, जंगल है उस भूमि पर, कितने प्रतिशत भूमि पर, 33, 29, 22 या फिर 40। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही होगा, 29% भूमि पर क्या है, जंगल है, ठीक है। होना तो चाहिए था 33% पर, लेकिन 29% पर है, और भी जंगल वगैरह बहुत सारे काटे जा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आणविक ऊर्जा, ठीक है, आणविक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा, ठीक है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, आप लोगों को बताया गया था किसका उपयोग किया जाता है ना। क्या यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, क्या कोयला का, जल का, या फिर पवन का। बोलेंगे यूरेनियम का। यूरेनियम के साथ साथ थोरियम भी आप लोग को बताया गया था ना, कि थोरियम, ठीक है, थोरियम का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थोरियम जो मोनाजाइट रेट में केरल में मिलता है, आप लोग को बताया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, कोयला सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था भारत में, है ना। क्या वो झरिया से निकाला गया था, रानीगंज से निकाला गया था, कर्णपुरा से, या फिर सिंगरौली से। रानीगंज से निकाला गया था, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, रानीगंज से निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा के नाम से कौन जाना जाता है, क्या वो कपास है, क्या वो पटसन है, क्या वो गन्ना है, क्या वो सोना है। तो कौन है, पटसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सुनहरा रेशा पटसन, जिसको हम लोग जूट भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जूट भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी कई बार जूट लिखा रहता है। तो जूट और पटसन एक ही होता है, जूट और पटसन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, लदांग, मिल्पा, रोका, या फिर झूम, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, झूम के नाम से जाना जाता है। मिल्पा आप सभी को पता है, अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में, यहाँ पे देखिए चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, चीनी बनता किससे, यही क्वेश्चन है ना, कि आखिर चीनी का कच्चा माल क्या है, यानी चीनी बनता किससे, क्या वो गन्ना से बनता है, क्या वो चकुंदर से बनता है, क्या वो पटसन से बनता है, क्या वो का एवं खाद दोनों से बनता है, ठीक है। तो जो चीनी है ना, चकुंदर से भी एक तरीके से बनता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर घाई बिल्कुल सही होगा, का और खा दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही होगा। हालांकि गन्ना से सबसे ज्यादा बनता है, लेकिन चकुंदर से भी कई बार बनता है। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, ठीक है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, क्या वो प्राथमिक है, क्या वो द्वितीयक है, क्या वो तृतीयक है, या फिर चतुर्थक। ये भी आप लोगों को बताया गया था। उद्योग जहां पे हम लोग उत्पादन करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी सामान का उत्पादन करते हैं, वो एक है ना द्वितीयक
क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि वगैरह जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और तृतीयक क्षेत्र में किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता है, सेवा का उत्पादन होता है ना, जैसे पढ़ाना हो गया, ठीक है, वकील डॉक्टर सब तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये सब आप लोग को बताया गया था। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखिए, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, लौह इस्पात के लिए, फिर सीमेंट के लिए? ठीक है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। झारखंड में जो मुरी किस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर जगह एल्युमिनियम देखने को मिलता है ना, तार वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी पूछा हुआ सवाल, कितना है? क्या वो 14 है, 382 है, 414 है, या फिर 350 है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन नंबर खा 382, ठीक है। ऑप्शन नंबर घा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। 50वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन नहीं है? ठीक है, यहां पर भी इस नहीं पर आप लोग को ध्यान देना है, कौन सा कारण नहीं है। जन्म कारण तो है, जन्म से जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, प्रवास से भी होता है, जनसंख्या घनत्व से नहीं होता। जनसंख्या घनत्व तो बताता है कि किस इलाके में कितना लोग रह रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन सही हुआ होगा और तैयारी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। और रोज हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। भले थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन हर सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा ना हो कि बिना पढ़े नहीं और फिर बाद में पछतावा रहे, आज दिन पर बेकार चला गया, ऐसा नहीं करना है ना। तो पछतावा रखने से अच्छा क्या, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 8 क्लास में ज़्यादा टेंशन लेना है, 8 क्लास में बहुत ही आसान आसान सा सवाल आएगा, देखने को मिलेगा, है ना। रिपीटेड सवाल बहुत सारे देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से उसमें अच्छा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। तो अपना रखिए ख्याल, में मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जो कुछ भी कहना हो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। बाय।